हम ना देखें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगल, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लड़ाई, 2024 का सेमीफाइनल 2022। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में, 35 साल से। इतिहास बदलेगा? हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, जनता का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। सीटें बता देंगे सर, कोई फोरकास्ट? 325 प्लस। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा योगी आदित्यनाथ जी, जो आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं, मैं एक एक करके वो सवाल पूछूंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपके नाम से मुसलमानों को बहुत डराया जाता है, कहा जाता है कि वोट हमें दे दो नहीं तो योगी आ जाएगा। मेरे नाम पर किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कानून का पालन करेगा, कानून के राज पर विश्वास करेगा, उसे बड़े सम्मान और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई कानून को धता बता करके कानून को बंधक बनाने का कार्य करेगा तो फिर वह कोई भी होगा, उसके लिए कानून अपना काम भी करेगा। और जो कानून को धता बताते थे, जो कानून को बंधक बनाते थे, जो प्रदेश में दंगा फसाद करते थे, जो बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, वे लोग जरूर प्रदेश के अंदर पहले प्रदेश की जनता को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे, अब वे प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और इसलिए अगर उसको किसी जाति, किसी वर्ग के साथ कोई जोड़ता है तो ये उनकी सोच हो सकती है, सामान्य उत्तर प्रदेश वासी की सोच नहीं है। उत्तर प्रदेश वासी ये मानता है जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। धर्म देखकर कार्रवाई होती है, यह आरोप लगता है। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न मत, न मजहब, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबके विकास के साथ जोड़ते हुए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम शासन की योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास, तो ये अब्बा जान, चचा जान, भाई जान कहते हैं कि ये आप जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बार बार चुनावी भाषणों में कि अब्बा जान और चचा जान के अनुयायी सुन ले, जो उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग, ये कम्युनिटी को टारगेट करते हैं सर आप। देखिए, ये टारगेट नहीं किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या अब्बा जान असंसदीय शब्द है? क्या भाईजान संसदीय शब्द है? जो लोग इस नाम पर तुष्टीकरण करते थे, आज उनको वह संबोधन दिया जा रहा है। आज मैं उनको दूसरे नाम से बोलूं तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं उनको बोलता हूं कि भाई देखो, कम से कम अब्बा जान से पूछ लेते, चचा जान से पूछ लेते, भाईजान से पूछ लेते, हो सकता है कुछ और ज्ञानवर्धन होता उन लोगों का। इसलिए उन लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए ये कुछ उपमाएं दी जाती हैं। ये किसी व्यक्ति, किसी मत, किसी मजहब को टारगेट करने के लिए नहीं होता है। मतलब अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, इसका किसी समुदाय या धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इससे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल वह संबोधन है उन लोगों के लिए
जो लोग इसके नाम पर राजनीति करते थे, जिन्होंने प्रदेश की जनता के साथ किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया अपने शासनकाल में, उन लोगों को सामान्य संबोधन की एक भाषा है। सामान्य संबोधन में अब्बा जान हिंदू धर्म में तो नहीं होते ना सर। सामान्य संबोधन में हिंदू धर्म में चाचा जान या भाई जान तो नहीं होते। उन्होंने तुष्टीकरण हिंदुओं की नहीं, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की, इसलिए उनको यह संबोधन दिया जा रहा है। हमारी सरकार तुष्टीकरण तो नहीं कर रही है, हमने सबका साथ सबके विकास की बात कही है। एनकाउंटर राज दूसरा आरोप आपकी सरकार पर लगता है, एनकाउंटर राज। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकती। पुलिस सुरक्षा की प्रतीक है और उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर उसी का मनोबल टूट जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए, इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर दुर्दांत माफिया कहीं पुलिस इनकाउंटर की चपेट में आता है तो वह इशू बनता है। मुझे लगता है कि अपराधी और माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हमें बंद करना होगा। वो माफिया मुसलमान निकल आता है तब आरोप लगते हैं कि आप माफियाओं पर धर्म की वजह से कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर राज तीसरा आरोप। देखिए, हर प्रकार के माफिया हैं। देखिए, जिसने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके उनको उजाड़ा है, मुझे लगता है कि यह समय का तकाजा है कि ब्याज सहित उसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं किया है। हमने तो केवल उन माफियाओं से वह संपत्ति वापस ली है जो संपत्ति उन्होंने अनैतिक और अवैध तरीके से किसी गरीब का, किसी व्यापारी का या किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो उसको संपत्ति उसकी वापस ली और कुल अभी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम लोगों ने भी वापस ली है। अभी मुझे लगता है कि बड़ी संपत्ति वापस लेनी बाकी है और इस पर हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ आपकी फोटो जो आपने ट्वीट करी थी, उस तस्वीर का थोड़ा राज बताइए ना, क्या कहानी उस तस्वीर की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब के अभिभावक हैं, देश के अभिभावक हैं, हम सब के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन न केवल देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, भारत को दुनिया के एक समृद्ध और विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की और देश की एक उपलब्धि है। तो उन्हीं मुद्दों पर यह हमारा सौभाग्य है कि डीजीज कॉन्फ्रेंस का अवसर पहली बार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक प्रधानमंत्री जी का प्रवास था और उन 3 दिनों तक मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से उन कुछ दुर्लभ क्षणों में एक वे अवसर भी थे जब प्रधानमंत्री जी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री जी? आपको क्या समझा रहे थे, क्या कह रहे थे? नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ना है और उत्तर प्रदेश देश की प्रगति में कैसे भूमिका का निर्वहन कर रहा है और कैसे आगे और अच्छे ढंग से कर सकता है, यही सब मूल मंत्र थे। वो तस्वीर अलग से क्यों ऐसे बाहर लाई गई? क्या मैसेज था सर? अलग से आपने ट्वीट करी सबसे पहले वो तस्वीर, कोई मैसेज देने की कोशिश थी? ये मैसेज नहीं था, ये देश के अभिभावक का देश के सामान्य जनता के सामने एक संदेश था। आपने बोला था जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी तो गोलियां चली थी, अगली कार सेवा होगी तो फूल बरसाए जाएंगे। अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? देखिए, मैं कह रहा हूं ना, हम हमेशा कार सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, निस्वार्थ भाव के साथ की जाने वाली सेवा ही कार सेवा है। और ये जो सेवा है ये कार सेवा का ही रूप है। जब हम कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं,
जब हम दीपोत्सव के आयोजन में पुष्प वर्षा करते हैं, जब बरसाना की रंगोत्सव पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब देव दीपावली, काशी की देव दीपावली पे पुष्प वर्षा करते हैं, जब प्रयागराज के कुंभ में और प्रयागराज के माघ मेले में पुष्प वर्षा होती है, तो पुष्प वर्षा कार सेवा का ही प्रतीक है और उन्हें सम्मानित करने का प्रतीक है, और यही हमारी कार सेवा है। नहीं, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां तो अयोध्या में कार सेवा के दौरान चली थी ना। तो योगी जी, मथुरा काशी से आपके बयान को मैं ना जोड़ूं? दौर गया ना, देखिए वह दौर गया जब हिंदू समाज को अपने पवित्र स्थलों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, खून बहाना पड़ा था। आज इसकी आवश्यकता ही नहीं। भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर, भारत के लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है। तो जो विधि सम्मत होगा, जो संवैधानिक होगा, जो लोकतांत्रिक होगा, उस पद्धति से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, उसी संवैधानिक दायरे के अधीन ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ा है। अब वो समय गया जब वोट बैंक की राजनीति के तहत राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज नहीं कोई गोली चला सकता। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ कर दिया है। अब कहां से गोली चलाने की बात आएगी? तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। देखिए, मथुरा में तो कृष्ण की ही पूजा होती है। मुझे लगता है जो मथुरा नहीं गया होगा, मैं तो हर साल 2, 3, 4 बार जाता हूं। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा का ही नहीं, वृंदावन का भी, बरसाना का भी, गोकुल है, नंदगांव है, बलदेव है, इन सभी तीर्थों का विकास हम लोग कर रहे हैं। ईदगाह भी है। और वहां पर जब मैं जाता हूं तो वहां पर भगवान कृष्ण की ही पूजा करके आता हूं, राधा रानी की उपासना करके आता हूं। तो आप कृष्ण लीला की बात कहां से? कृष्ण लीला तो वृंदावन के कण-कण में हमने कृष्ण का वास माना है। तो वहां पर इस बात की कोई बात, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। वहां पर तो हमेशा वहां पे जय श्री कृष्ण ही होता है। वहां पे राधे राधे की बात कोई करता है, वहां कोई दूसरी चर्चा होती ही नहीं। तो फिर डिप्टी सीएम, आप काशी में जाएंगे, वहां पे हर हर महादेव के नारे लगते हैं। आप अयोध्या में जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगते हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे हर हर गंगे के नारे लगते हैं। यही उत्तर प्रदेश है। तो फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किस तरफ इशारा कर रहे थे जब कह रहे थे कि काशी जारी है, मथुरा की आगे बारी है? देखिए, ये विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है। मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का, 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। अच्छा, तो विकास तो हर एक जगह हो रहा है। वहां का आध्यात्मिक, वहां का सांस्कृतिक, वहां का भौतिक, हर प्रकार का विकास होना चाहिए। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना है, और उस समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की एक कार्रवाई हमारी है। और उसके बाद अगर एक जगह हमने कुंभ के समय प्रयागराज का समग्र विकास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी आज नए कलेवर और नई काया के साथ विश्व पटल पर छा रही है। आदित्यनाथ जी, अयोध्या समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि काशी में विकास जारी है, मथुरा में आगे विकास की बारी है, या वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद? हाँ, विकास में देखिए, विकास की प्रक्रिया का ये सब पार्ट है। विकास की प्रक्रिया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम 40 करोड़ हैं, कमजोर ना समझे, सड़कों पर उतर जाएंगे अगर काशी मथुरा की बात करेंगे तो।
देखिए, उत्तर प्रदेश में वे दिन गए जब कोई इस प्रकार की धमकी देता था और सड़कों पर उतर करके और बाधित व्यवस्था को बाधित कर देंगे। उन्हें मालूम है कि आज सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर दंगा फसाद करने में, क्योंकि उसकी भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी। इसलिए ये सकीफुल रहमान बर्क ये वही सज्जन हैं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया था और इस समाजवादी पार्टी का चेहरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? कोई पार्टी का भी खंडन नहीं करती, उस तालिबान का समर्थन करती है जो तालिबान देश की आधी आबादी का विरोध करता हो, महिलाओं का विरोध करता हो, बच्चों के विरोधी हो। सभ्य समाज में इस प्रकार के वक्तव्य, तो आप इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेते हैं, ये मुझे लगता है नहीं दिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप सीधी चुनौती किससे समझते हैं? प्रियंका गांधी, प्रियंका फैक्टर उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर लखीमपुर तक ग्राउंड पर नजर आई। प्रियंका गांधी कोई फैक्टर है क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि सैटेलाइट मैपिंग से कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तो बहुत ग्राउंड पर नजर आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, लखीमपुर, हाथरस, आप लोग जाने नहीं देते, गाड़ी रोक देते हैं, उनकी पब्लिसिटी उनको अलग से मिलती है। तो प्रियंका फैक्टर कुछ नहीं है। देखिए, सवाल यह है कि भाई बहन की जोड़ी 2014 में अपनी ताकत आजमा चुकी है। जनता उन्हें पूरी तरह प्रदेश से बेदखल कर चुकी है और प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन नहीं जो न हुआ हो। 2014, 2017, 2019 में महागठबंधन हुआ था। रिजल्ट क्या रहा? फिर से हो गया है। महंत के खिलाफ जयंत आ गए हैं, एसपी, आरएलडी, आपके खिलाफ महागठबंधन बनना शुरू हो गया है। देखिए, महागठबंधन 19 में था और 19 का वह गठबंधन जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सभी लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे। ये सभी एकजुट थे, एक मंच पे थे जी। आरएलडी सभी सीटों पे बुरी तरह परास्त हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर का दल उभर करके आया था। समाजवादी पार्टी तमाम बातों और तमाम बड़बोलेपन के बावजूद तीसरे नंबर का दल बन गया था। अब 2019 के डाटा सबके सामने हैं, लोग देख सकते हैं 2022 में अब जनता क्या नजारा प्रस्तुत करती है। देखते रहिए, इंतजार करिए, इलेक्शन की घोषणा होने वाली है कुछ ही दिनों में, परिणाम सबके सामने उसके बाद आ ही जाएंगे। आपने कहा ना भाई ना बहन, बुआ बबुआ, चुनौती कौन है आपके सामने? भाई बहन, बुआ बबुआ, कौन? देखिए, मैंने क्या कहा, देखिए इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई आसानी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 के लिए कौन लड़ता है ये तय होना बाकी है, क्योंकि पिछले नजारे चौंकाने वाले थे नंबर 2 के। 19 में क्या आते हैं, 19 में क्या थे और 22 में क्या होते हैं, इस पे एक बार थोड़ा मुझे लगता है सभी लोगों को विचार करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी, किसान आंदोलन की कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, आज ही हम सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है। क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? तो ये
हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह देखिए, से प्रधानमंत्री जी ने दो बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है जी। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें इसके साथ कह दी है। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी। उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। नहीं, ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी। आए नहीं ये लोग लखनऊ? अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है। तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद। यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है, और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी। उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे, और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे। तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जिन्नावादी कौन कौन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए, वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा, बसपा, कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा, और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास
मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं जिसका परिवार होगा वही तो परिवार की चिंता करेगा। अखिलेश जी के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तुलना में अपना परिवार ही प्रदेश था जी। और हमारे लिए 25 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, यही अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी से ज्यादा बोलेंगे क्या? जो उनका ट्विटर बता देता, भाई 12 बजे सो करके उठेंगे, सो करके उठने के बाद फिर स्नान करेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर उनका कोई ट्विटर आएगा, बताएगा कि आज भैया ये शब्द बोल दोगे तो एक वाक्य उनको 3-4 रटा दिया जाता है। उन 3-4 रटे हुए वाक्यों को उनको बोलना है। तो अपनी बुद्धि और विवेक से जब व्यक्ति काम करे तो उसको व्यवहारिक जानकारी हो। तो ये तो बुद्धि का भेद है जी। इसको जो है आप इससे ऐसा क्यों मानते हैं कि वो सोच का अंतर है? क्योंकि परिवार के बाहर जब निकलना ही नहीं तो उनको लगता है कि वो कूप मंडूप वाली कहानी है ना, कि उससे बाहर जब निकलना नहीं तो उनको कुछ पता ही नहीं कि देश दुनिया की स्थिति क्या है। चलिए, 325 सीटों का दावा आपने आज चौपाल में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये उन्होंने समझाया। उन्होंने समझाया कि घर में घुसकर हराने के सियासी मायने क्या होते हैं। नाम तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई किसी को। कौन है हमारी मेहमान? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारे बीच में है। अमेठी की दीदी, एक तस्वीर चलाइए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक वो तस्वीर अगर हम चला पाए स्मृति ईरानी जी के लिए, फिर उस तस्वीर की कहानी आप भी सब सुनिएगा और स्मृति जी आपको बेहतर वो तस्वीर अगर हम चला पाए। अमेठी की दीदी, देखिए वो तस्वीर है सामने, देख पा रहे हैं आप सभी? ट्राई साइकिल, मतलब जितने दिव्यांग हैं अमेठी में 15,000 से ज्यादा ट्राई साइकिल्स बांटी गई। कहानी आप बताएंगी स्मृति जी? मैं बताऊं। सिद्धिनाथ सिंह जगदीशपुर गए, उन्होंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 साल हो गए नहीं मिली थी, अब मिली है। अब उन्होंने पीछे लिखा है दीदी स्मृति ईरानी, इसलिए हमने आज नाम दिया है सेशन का अमेठी की दीदी। सफर कैसा रहा भाई अमेठी के भाई से? जब भाई के लिए कुछ करते हैं तो नाम पीछे लिखती नहीं है। और मेरा ये सौभाग्य है कि ये तस्वीर मैंने जब देखी, राजनीति का पता नहीं अमन जी, क्योंकि राजनीति रिश्ते बनाने की जगह है नहीं जी। लेकिन लोक नीति ये कहती है कि महिला अगर सांसद बन के आए और दीदी बनकर रह जाए तो वही एक नेता की या एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई अपनी चीज पर अपनों का ही नाम लिखता है, तो मेरा नाम अगर उन्होंने लिखा है सम्मान के साथ, तो उनकी बहन होने का मुझे बहुत गौरव है। ये सभी दिव्यांगों को वहां पर ये क्रमशः 7 वर्षों में कई प्रयास ऐसे हुए हैं। स्मृति जी, अमेठी की दीदी आप बन गई, लेकिन अमेठी के भाई थे
उनको आपने 2127 किलोमीटर दूर वायनाड का भाईजान बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया। सच कहूं तो जहां पर 5 दशक तक एक दबदबा हो खानदान का, वहां पर एक साधारण परिवार की महिला का आना और तख्त पलट देना, ये दुस्साहस मैं नहीं करूंगी। इस बात को स्वीकारना कि अकेले मैंने तख्त पलट दिया। समाज आक्रोशित था, अमेठी आक्रोशित था, और अमेठी ने एक स्वर में निर्णय किया कि अब स्मृति ईरानी तो सिर्फ एक शस्त्र है, एक साधन है। बदलाव वो समाज, वो समुदाय चाहता था। भाई के बाद बहन की बारी है। मैं कहती हूँ मैदान जंग में जिसको उतर के आजमाना हो आजमा ले। हम भी किसी की बहन हैं। आपने एक जिक्र किया कि राहुल गांधी ने अमेठी को अपना नहीं माना 50 सालों तक। माता जी ने रायबरेली को माना क्योंकि अब दिशा के भी आप अध्यक्ष हैं। 3 साल तक उसकी बैठक नहीं हुई, उसके बाद उसकी बैठक हुई। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके लिए धन्यवाद हेतु प्रस्ताव। आपका एक स्टेटमेंट भी था कि अब रायबरेली खाली कराऊंगी 2024 में। लग गई आप? नहीं, मैंने कहा तो चुनौती ना दे। जिन लोगों ने ये कहा था कि अमेठी में जीत संभव नहीं है, वो ये मान कर ना चलें कि आप रायबरेली को भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि जनता जानती है कि उनका अधिकार है कि जो सांसद बनकर आए वो उनका सेवक हो या सेविका हो। हम जनता के ऊपर लाट साहब बनकर बैठने नहीं आए हैं। और जहाँ तक कि आपने रायबरेली की दिशा समिति की बात कही, तो ये सत्य है कि संवैधानिक तर्ज पर मुझे उसका कन्वीनर और सोनिया जी को को कन्वीनर बनाया गया, और आग्रह हमारी ओर से गया था कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्यों की रिव्यू अथवा उसके संदर्भ में शासन के साथ एक समन्वय स्थापित करना, संवाद स्थापित करने का वो एक बैठक का एक संवैधानिक सिलसिला है। लेकिन सोनिया जी के पास किसी कारणवश वक्त नहीं था अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं था, उसका जवाब वही दे सकती हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। स्मृति जी, मैं क्यों ना कहूँ, पहले भाई, बहन, माता जी, मतलब कांग्रेस मुक्त राजनीति बीजेपी का नारा है। आपका संभवतः परिवार मुक्त सियासत नारा है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद प्रभु की असीम कृपा रही है कि एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने का मुझे अमेठी में सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं उनकी ताजपोशी तो पैदाइशी है कि वो आए हैं साधारण कार्यकर्ता बनकर नहीं किसी राजनीतिक दल के, बल्कि सर्वोच्च नेता बन के। तो मेरी पार्टी ने मेरा ये सौभाग्य बढ़ाया कि हमने देश के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक सरल साधारण कार्यकर्ता भी जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद से, सेवा भाव से सांसद की उपाधि प्राप्त कर सकता है। 24 में रायबरेली मेरी पार्टी का संकल्प है कि 24 में हर वो सीट जहां पर हमारी पार्टी की ओर से विकास के काम हुए हैं, उस हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। आपने क्योंकि दिशा समिति का उल्लेख किया, अमन जी, मैं छोटा सा आपको गणित बताती हूँ। हमने धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहा कि 21 लाख रायबरेली की जनता के वैक्सीनेशन की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की। हमने ये कहा कि वहाँ पर उतने ही 5 लाख से ज़्यादा परिवारों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। ये धन्यवाद प्रस्ताव जिस दिशा समिति से उत्पन्न हुआ है, एम्स के निर्माण 268, ये धन्यवाद प्रस्ताव की विशेषता ये है कि इस प्रस्ताव में सभी सहभागी थे। मतलब उस मीटिंग में तब कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे उस मीटिंग में जी। और वो मीटिंग पिछले 3 साल से नहीं हुई थी। अब उसका तो मैं उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करना चाहती, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव में ये सब सहभागी थे। लेकिन उसमें एक विशेष आंकड़ा है, 5 लाख टॉयलेट्स मोदी योगी की सरकार ने रायबरेली में बनवाए। तो जो इस सभागार में विशिष्ट अतिथि ताली बजा रहे हैं, उनसे एक गणित करवाना चाहूंगी। अगर प्रत्येक परिवार में आप 3 सदस्य भी जोड़ें, तो इसका मतलब जहां पर गांधी परिवार का दबदबा 50 सालों से है, वहां पर 15 लाख नागरिकों के पास शौचालय तक नहीं था।
कांग्रेस मुक्त नारा बीजेपी का, आपका परिवार मुक्त सियासत। बहरहाल इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, हाथरस से लेकर मुझे लखीमपुर लगता है तक। कि आपने अपने इस प्रस्ताव अथवा इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया कि चुनाव आया है इसलिए एक्टिव है। आपको लगता है? मुझे लगता नहीं, आपने भी बोला, आपने रिपोर्ट भी की। राहुल जी कहाँ गायब हैं? उसका जवाब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही ने तो गायब कराया है। मैंने गायब नहीं कराया, जनता ने कराया, जनता का अधिकार था। देखिए, आप रिश्तों की दुहाई देते थे एक राजनीतिक दल के नाते, लेकिन वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो 15 लाख लोगों को एक शौचालय तक ना दे पाए। 5 लाख परिवार में शौचालय ना होना मतलब 5 लाख औरतों के पास शौचालय ना होना। वो रिश्ता कैसा रिश्ता जो एक मेडिकल कॉलेज ना दिलवा पाए। और अमन जी, मैं मेडिकल कॉलेज की बात विशेषता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस परिवार के ट्रस्ट ने अमेठी में 30 साल पहले भूमि अर्जित कर ली, प्रशासन से भूमि ले ली ये कहकर कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 30 साल से उस भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मोदी योगी की सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। उस परिवार ने फाउंडेशन में, किसान ने जमीन थी कि फैक्ट्री लगा लो अमेठी में, जमीन को अपनी फाउंडेशन में ले ली। किसान कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो किसानों के खिलाफ जाके कोर्ट में खड़े हो रहे हैं कि नहीं हम जमीन को कब्जा करके रखेंगे, नहीं छोड़ी अमेठी की जमीन। तो आप उत्तर प्रदेश और देश की तो बाद में बात कीजिएगा, अमेठी का जो कड़वा सच है उसका जवाब उस परिवार को निश्चित देना पड़ेगा। इस बार फिर से कि आप अगर कलेक्टर का ऑफिस तक ना बनवा पाए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन तक ना लगवा पाए, तो आपकी सत्ता जनता के किस काम की? फिर वही सवाल, स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा इस बार? मेरा ये मानना है मेरी पार्टी मुझे जो दायित्व देगी और उनकी पार्टी में जितना दमखम होगा आए मैदान जंग में देखा जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि फूल तो कमल का ही खिलेगा। हाथ कब का साफ हो चुका है। मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था क्योंकि प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय नजर आ रही है। मैं हाथरस से लेकर लखीमपुर फिर तक आप ग्राउंड पर नजर आ रही हैं, नहीं बोल रहे। लखीमपुर से लेकर हाथरस मैं वही ग्राउंड कह पर रही हूँ, आप कह रहे हैं नजर आ रही हैं, नहीं। आपको नहीं नजर आ रही हूँ, सीरियस। मैं वही कह रही हूँ कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता का होना और मात्र नजर आना, उसमें बहुत फर्क है। कोई चुनौती नहीं है प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में? मैं घमंड की राजनीति नहीं करती। मैं इतना जानती हूं कि हमारे पार्टी के माध्यम से विकास के कामों के आधार पर हम जनता के मध्य में जाकर वोट और उनका आशीर्वाद मांगेंगे जी। मैं कभी इतना घमंड नहीं कर सकती कि बोलूं कि राजनीति में प्रवेश करने हेतु अथवा राजनीति में राजनीतिक जंग लड़ने हेतु कोई भी व्यक्ति अगर आए उसका स्वागत है, क्योंकि निर्णय जनता करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है किस मंशा से आप राजनीति कर रहे हैं। क्या आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, या इसलिए कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व कायम रहे? इस प्रश्न का उत्तर उनको देना है, मुझे नहीं। वो तो कह रही हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने नारा जिन्होंने दिया 5 लाख औरतों को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाकर नहीं दिया। उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती मैं नारे की बात नहीं, क्योंकि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। यूपी विधानसभा चुनावों को आप महिला सुरक्षा के लिहाज से कैसे एनालिसिस करती है? महिला सुरक्षा के लिहाज से आप इस दृष्टिकोण से अगर मुखातिब हैं कि एनसीआरबी में केसेस कैसे रिड्यूस हुए, मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाती। मैं एक छोटी सी आपको बात बतलाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश ने वो मंजर, वो खौफ देखा है जब ना सिर्फ रात के अंधेरों में बल्कि दिन दहाड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न के काम उस राजनीतिक दल के लोग करते थे जिनके सर्वोच्च नेता ये कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित हुआ था तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, कथाकथित वरिष्ठ लोगों ने जिनका एक इंटेलेक्चुअल माइंड स्पेस है इस देश में।
आज सत्य ये है कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है। 200 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हुए हैं स्थापित। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि लगभग 50,000 महिलाएं बैंक सखी के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। मतलब कि बैंक को घर तक ले जाने का काम वो करती हैं। ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में एक महिला को इस बात का एहसास हो कि हाँ, वो सुरक्षित है, और भगवान न करे अगर कोई चुनौती आई तो प्रशासन और प्रदेश की सरकार उसे संरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास करेगी। जब इतना कुछ है तो फिर आरोप लगते हैं कि आप लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कम्युनल बना देते हैं। हम ही लोग, मैं भी भाजपा से यूँ बोल सकते हैं, कम्युनल बना देते हैं। मतलब जिन्नावादी, अब्बा जान, चचा जान, फिर इन सब चीजों की क्या हमने जरूरत नहीं है? बोला, बोले वो, जवाब हम दे तो दोषी हम। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, अगर वो शुरू करें तो हम जवाब न दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब्बा जान, चचा जान। अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, आपको पता होगा स्मृति जी, कि काशी जारी है, मथुरा की बारी है। फिर शफीकुर रहमान ने बोला कि हम 40 करोड़ है, कम मत समझिए। तो ये डिवाइड होता है, ये कम्युनल कर दिया जाता है माहौल को। देखिए, आप एक लोकतंत्र का हिस्सा है जहां पर संविधान और कानून की मर्यादा में हर हिंदुस्तानी को अधिकार है कि वो अपने मत को आगे बढ़ाए या अपने एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करे। लेकिन जिस राजनीतिक दल की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को साफ कहा और अपने उद्बोधन में बार बार इसको दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 75वां वर्ष है आज़ादी का, इसमें सबके प्रयास की ज़रूरत है। तो जब आप उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात करते हैं, चुनावी राजनीति की, तो विकास के विषयों पर, विकास के मुद्दों पर ही आप अगर दिशा समिति के मेरे प्रस्ताव की ओर ध्यान देते हैं, उसमें किस बात का हमने उल्लेख किया है? विकास के एक कार्य का उल्लेख किया है जी। किसी धर्म के उल्लेख आप उस दिशा समिति के किसी भी कागज में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अपने धर्म के संदर्भ में बोलना चाहे, जैसे आज मैं आपके चौपाल में हूँ, माथे पर तिलक है, अब अगर आप मुझे कम्युनल कह दें क्योंकि माथे पे तिलक है, वो आपका दृष्टिकोण है, ये मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, फर्क है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि तिलक का जिक्र आया, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं देश की, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है? ये कहाँ पढ़ाया जाता है कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व? आप जानती हैं किसने कहा है? जिसने कहा उसने 1980 के दशक में भी कहा था एक किताब में। आप जानते हैं जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने 1986 में एक किताब एक लिखी, 111वें पृष्ठ पे लिखा है कि 84 का जो दंगा है वो, माफ करिएगा, लेकिन हिंदू और सिखों को उनके पापों की सजा है, पार्टीशन की। आपने पढ़ा है? और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लिख चुके हैं। कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व उनकी इस भावना को जानता है, और जब सरकार बनाता है कांग्रेस का ये खेमा, तो उनको मंत्री बनाता है। लेकिन फिर वो वैष्णो देवी भी जाते हैं। तो फिर कम्युनल कौन है सही मायने में, आप बताइए? हम सनातन धर्मी हैं, प्रभु के द्वार में जो भी आएगा सबका स्वागत है, धर्म की मर्यादा में सबको प्रभु का आभास हो, यह हमारा वैभव है। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं तो आप आज की किताब की बात क्यों कर रहे हैं? 86 की वो किताब उठा के पढ़ लीजिए। प्रश्न ये उठता है कि जिनको पता था कि उनकी ये भावना है, वो आज स्पष्ट करें जी कि क्या हिंदुओं ने, सिखों ने पार्टीशन की सजा भोगी 84 के दंगों में? क्या कांग्रेस के नेतृत्व की यही भावना है? ये जवाब उनको देना है, मुझे नहीं। आखिरी सवाल, किताब का जिक्र हो रहा है, आपकी भी किताब आई लाल सलाम, थोड़ा सा थॉट बता दीजिए बस जाते जाते। मेरी तो फिक्शन है जी, फैक्ट और फिक्शन। मेरी फिक्शन है जी, शायद भगवाधारियों से लाल सलाम की अपेक्षा नहीं होगी। इसलिए नाम लाल सलाम। लेकिन ये किताब उत्पन्न हुई आज से 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष पहले मैं एक टेलीविज़न की डिबेट में थी जहाँ पर 76 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के ऊपर चर्चा हो रही थी, उनकी किलिंग्स के ऊपर नक्सलवादियों द्वारा चर्चा हो रही थी।
और किसी लेफ्ट लीनिंग पैनलिस्ट ने कहा कि हाँ वर्दी पहनी है तो मौत के लिए तो तैयार होना चाहिए, इसमें बड़ी बात क्या है। वो आक्रोश पन्नों पे उतरा है, कलम से, फिक्शन में उतरा है, लेकिन आक्रोश उतरा है कि मात्र एक रोमांटिसिज्म ना हो हमारे देश में जी, कि गरीब हो इसलिए संविधान और राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाओ। गरीबी मैंने भी देखी है। मेरी किताब लिखने का फिक्शनल स्वरूप में ध्येय ये है कि जब तक इस मिट्टी पर जीवित हो, इस देश का नमक खाते हो, तब तक कम से कम इसके संविधान की, इस राष्ट्र की गरिमा का सम्मान करो जी। देश के टुकड़े होने की कल्पना मत करो, क्योंकि वो कल्पना कभी साकार नहीं होगी। और हमारे देश में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद होते हैं तो जश्न भी खैर कुछ कॉलेजेस में बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।